मेरा दोस्त खालिद हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी शख्सियत में अलग ही बात थी। जो औरत उससे मिलती उसे देर तक याद रखती। हम दोस्त उसे हसरत की नज़र से देखते। 60 साल की उम्र में भी वो हम सब से ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगता। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम लोग कहते, खालिद भाई आपकी ताकत का राज क्या है? वो कहते, मैं खुश रहता हूँ, किसी बात को सर पर सवार नहीं करता। हालांकि उनके घर में 2 बीवियां थीं और दोनों ही को वो खूब वक्त देते। हम दोस्तों के साथ तो जुमे के बाद कभी एक आध नशिस्त हो जाया करती, वगरना वो ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रहते। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खालिद भाई दोस्तों में ज़्यादा बैठने लगे हैं। एक दिन मेरे घर आए तो बहुत बेचैन लग रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, मुझे लगता है कि मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ वीरानी सी आ गई है। लगता है कि अब इस खला को एक शादी से ही पुर किया जा सकता है। खालिद भाई की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। कैसी बातें करते हैं भाई, अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी 2 बीवियां हैं, कुछ तो होश करें। अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने खालिद भाई को शर्म दिलाने की कोशिश की। सच तो ये है कि दिल ही दिल में मुझे उनके नसीब पर रश्क भी आ रहा था और उनसे हसद भी हो रहा था। मियाँ तुम इस बात को नहीं समझोगे, खालिद भाई ने मेरी बात की नफ़ी करते हुए कहा और मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द ही मुझे अपनी तीसरी शादी में बुलाएंगे। मैंने अपनी दोस्तों से भी ये बात कही। वो बोले कि ये खालिद के लिए नामुमकिन बात नहीं है, वो लाजमन तीसरी शादी करके रहेगा। जबकि हमें सिर्फ इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि उसके घर बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी और वलीमे की दावत खाने को मिलेगी। हम सब दोस्त यही समझकर मुतमईन हो गए। लेकिन अब की बार अजीब बात हुई। खालिद तकरीबन 3-4 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने न मुझसे कोई राब्ता रखा, ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलवाया। हम समझे कि शायद उसने अपनी शादी का इरादा तर्क कर दिया है। लेकिन एक दिन तीसरे शख्स की जुबानी पता चला कि खालिद ने 20 साला लड़की से तीसरा ब्याह रचा लिया है। अब तो हम लोगों की हसरत और रश्क की इंतहा न रही। खालिद 60 साल की उम्र में 3 शादियां कर चुका था, जबकि हम 30 साल की उम्र में भी कंवारे फिर रहे थे। खालिद हमारा वाहिद दोस्त था जो उम्र में हम सबसे बड़ा था। बहरहाल अब खालिद से ये नाराज़गी बरकरार थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलवाया। लेकिन ये बात हैरत की थी कि हल्ला गुल्ला और ढोल धमाके पर शादी करने वाला खालिद अब एक मुख्तसर सी तकरीब में कैसे रिश्ता अज़दवाज में बंध गया, जबकि उसने हमें भी खबर नहीं की। मैंने खालिद से राब्ता करने की कोशिश की तो उसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर आने का कह दिया। मैं खुश था, चलो दोस्त से इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने खालिद को देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सर के बाल मानो आधे रह गए थे, जबकि आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया नजर आ रहे थे। खालिद, तुम्हें ये क्या हुआ है? अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी बात बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने खालिद से उसकी तीसरी शादी का हाल पूछा तो मायूस सा हो गया। क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी 20 साला बीवी जिससे मैंने तीसरी मोहब्बत की है, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? खालिद बताने लगा कि उसकी पहली बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ज्यादा उम्र की थी। दूसरी बीवी से उसने मजबूरन शादी की थी। सिर्फ तीसरी बीवी ही वो मोहब्बत है जो उसे दिल से हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तीसरी बीवी को चाहता है। लेकिन शादी की रात एक अजीब वाकया हुआ। उसकी तीसरी दुल्हन ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात न करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो ये मकान मेरे नाम न कर दो। खालिद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही है। लेकिन खालिद के लिए यही बहुत था कि उसने 20 साला लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी सी बात थी। जबकि खालिद की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खालिद ने फरते जज्बात में आकर वो कागजात पर दस्तखत कर दिए जो उसकी दूसरी बीवियों के नाम भी थे, और उन बीवियों का भी उस घर में हिस्सा था। लेकिन खालिद ने मोहब्बत में अपनी तीसरी बीवी को सारी जायदाद लिख कर दे दी, जिसमें एक घर और 2 दुकानें शामिल थीं। इसके अलावा खालिद के पास कुछ खास नहीं था। अब खालिद की परेशानी इतनी थी। बात करते करते वो रुक गया। ये सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई तो फिर तुम्हें शादी से मसला क्या है? तुम्हारी तीसरी बीवी आखिर कहती क्या है? हक महर में मकान वगैरह तो हर औरत ही लिखवाती है, इसमें तुमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है?
تب خالد نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اس سے مکان لکھوا کر لے لیا ہے، بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو، اور ان کے بچے بھلے تم اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن وہ بیویاں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ہوتی نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر اس کا حسد اور مجھے اکیلے کرنے کا طریقہ، کیونکہ تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میرے 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا کہ ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر آ کر چھوڑ دوں۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خالد کا کیس کافی پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ 2-3 دن تک اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے خالد نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ میری مدد تم کر سکتے ہو؟ خالد فکر مند لہجے میں بولا۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کے لڑائی جھگڑے نہیں نپٹا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے۔ دراصل وہ بہت کم عمر ہے، عمر 60 سال ہے، وہ مجھ سے 40 سال چھوٹی ہے۔ تم خود ہی سوچو، اتنی بڑی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ ہم آہنگی والی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے۔ میرے پاس ان چونچلوں کے لیے نہ وقت ہے اور نہ حوصلہ۔ خالد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اور اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ ہر روز اس کی کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اس بڑھاپے میں جوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش جس میں نہ میرا دل لگتا ہے اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں، لیکن غلطی سے میں نے اس کے نام پر ساری جائیداد لکھ دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی عام اور نوجوان لڑکے سے کر دے جو اسے زندگی بھر خوش رکھے۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تو میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مزمل، تم میری بیوی شادی کر لینا، اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقین کرو وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی تو اس کے اسی دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے ایک نوجوان شوہر کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل سکے۔ بس اتنی سی بات ہے میری دوست، تم میری مدد کر دو تاکہ مجھے میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی۔ کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا؟ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو؟ 60 سال کی عمر میں عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو دیتا نہیں۔ ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہاں میں تو خود یہی چاہتا ہوں۔ تم ایک بار آ کر سبیکا کو دیکھ تو لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا کہ وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھیں کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے۔ لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی ہی کوئی حور پری ہو تو بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور خالد بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ خالد بھائی نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔
अब मैं बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैं अपने एक करीबी दोस्त वकास से भी ये बात की तो कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा न हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है कम उम्र तो क्या, मुझे कोई मेरी से बड़ी उम्र की लड़की का रिश्ता भी नहीं देगा। घर वाले किसी भी हालत में मेरी शादी करने पर तैयार नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ और इस रिश्ते को ठुकराना मत। आजकल रिश्ते नहीं मिलते। मैं अपने दोस्त की बात भी अपने जहन में बिठाए अगले दिन खालिद के घर की तरफ चल पड़ा। खालिद का घर शहर से ज़रा मुज़ाफ़ात में वाक़ था। शहर से दूर गए खालिद को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैं उसके घर का पता भूल गया। मैंने फ़ोन करके उससे पूछा, तुम्हारे घर में इस वक्त क्या तुम्हारी बीवी मौजूद है? कहने लगा कि हाँ, और मैं तुम्हें उससे मिलवाना भी चाहता हूँ। बस तुम जल्दी से आ जाओ, पता मैंने तुम्हें समझा दिया है। खालिद से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे खालिद के घर में बेपनाह खामोशी हो। मैंने और घर की राह ली। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजाने के 2-3 मिनट के बाद मुझे लगा जैसे कोई मुझे देखकर वापस पलट गया हो। मैंने खालिद को फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जिसका मतलब ये था कि खालिद अपनी बीवी से लड़ झगड़ रहा है। मेरा ख्याल है उनकी लड़ाई हो गई। मैंने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर खालिद का इंतज़ार करने लगा कि कब वो दरवाज़ा खोले और मैं अंदर जाऊं, उसकी बीवी से मुलाकात करूं और फिर उसे अपना फ़ैसला सुनाऊं। लेकिन इस बात की तो नौबत ही नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया, मैं यूं ही खड़ा रहा। मैंने खालिद के घर पर दोबारा दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे परेशानी होने लगी। मैं चाहता था कि खालिद कम अज़ कम मुझे बता तो दे कि अगर उसने अपनी बीवी से मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो मैं वापस चला जाऊं। लेकिन ये क्या, खालिद का तो नंबर ही बंद था। जबकि उसके घर पर दस्तक देने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो आसपास खड़े लोग भी मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगे। एक मोतबर बुजुर्ग मेरे पास आकर रुके और बोले, बेटे, मुअज़्ज़ज़ लोगों के घर के सामने खड़े होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताना भी चाहा कि खालिद ने खुद मुझे अपने घर बुलवाया है। वो कहने लगे, इस शख्स के घर तो सालों में कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे इसके घर के मेहमान बनकर आ गए? यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। वैसे भी इसकी बीवी मोहल्ले में किसी को चैन से नहीं जीने देती। उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेगी। खूबसूरत है इसलिए कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है। हर कोई उसकी खूबसूरती के रोब में आ जाता है। राहगीर की बात सुनकर मुझे खालिद की बीवी को देखने का और भी शौक पैदा हुआ। अगरचे उस वक्त मैं मायूसी से वापस घर पलट गया, लेकिन ये बात मेरे दिल में रह गई थी। अभी खालिद ने मुझसे बात करना थी। आज नहीं तो कल वो अपनी बीवी से मुझे मिलवा ही देगा। मैं रात भर खालिद का नंबर डायल करता रहा मगर उसका नंबर मसरूफ़ आ रहा था। मुझे अब झंझलाहट होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खालिद मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। अगर उसने मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलवाना था तो उसने पहली बार ये बात कही ही क्यों। अब तो मैं बहुत शौक में था और उसकी बीवी से मिलना चाहता था। खैर, कई दिन गुजर गए, खालिद का नंबर नहीं मिला। मैं दोबारा उसके घर गया ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वो आजकल क्या कर रहा है और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अब की बार एक अजीब बात हुई। खालिद ने न जाने अपने मोहल्ले वालों को कैसे इशारा किया कि वो सभी मुझ पर पल पड़े। बोले, तुम एक शरीफ औरत को छेड़ने आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ पर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। अच्छी खासी टाई खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खालिद ने मुझसे बहुत बड़ा मजाक किया। वो मुझे अपनी बीवी से नहीं मिलवाना चाहता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे दिल में उसकी बीवी के लिए एक अनजाना सा तजस्सुस बैठ गया था। मैं हर सूरत में उससे मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि खालिद ने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर जलील और रुस्वा करके वापस भेज दिया, और फिर ये कि उसने ये बात मुझसे खुद कही थी। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि खालिद ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, अब तुम ही बताओ मुझे इस सब में क्या करना चाहिए। वकास ने मुझे बताया कि इस सब के लिए हमें एक मंसूबे पर अमल करने की ज़रूरत है। खालिद के घर के बाहर अक्सर एक मीटर ख़राब रहता है। जब खालिद से मेरा याराना हुआ करता था, वो मुझे अपने घर की बैठक में बुलाता था। मैंने अक्सर वहाँ बिजली वालों को देखा है और खालिद भी ये बात अच्छी तरह जानता है। अब अगर तुम चाहो तो हम बिजली वालों का रूप धार कर खालिद के घर चलते हैं। उसकी बीवी से कहेंगे कि हम बिजली ठीक करने आए हैं। यूं बहाने से तुम उसे देख भी लेना। मुझे लगता है कि तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर घायल हो गए हो और खामखा उसे देखना चाहते हो। वकास की बात सही थी और मैं ऐसा ही चाहता था। 2-3 हफ्ते और गुजर जाने के बाद जब हमें मालूम था कि अब खालिद इस शहर में मौजूद नहीं है, वो अपनी दूसरी बीवियों से मिलने गया है, हम एक बिजली वाले का रूप धार कर खालिद के घर चले गए।
दरवाज़ा खालिद की बीवी ने ही खोला था, जिसे देखते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों वहाँ से पलटा और अपनी बहन के घर पहुँचा। बहन जी, ये आपने क्या किया है? क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप अपनी बेटी के साथ क्या करने जा रही हैं? मेरा तो खून खौल रहा था। मेरी जवान भांजी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जिसकी उम्र भी इंतहाई मुख्तसर थी, वो आदमी के साथ ब्याह दी गई थी। खुदा जाने मेरी बहन को क्या हो गया था। उसने महज दौलत और रुपयों की खातिर अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े शख्स से ब्याह दिया। मैंने अपनी बहन को सारी हकीकत बताने के बाद उससे अर्ज़ की कि वो बेटी को अपने घर में बसने दे, उसे बिला वजह की पटियां पढ़ाकर उसका घर खराब ना करे। खालिद एक माकूल इंसान है। वो तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। इससे पहले कि वो उसे तलाक दे दे, तुम अपनी बेटी को ये सब बताना छोड़ दो कि अपने शौहर का माल हत्याए और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा दे। मेरी बहन बेवा हो गई थी, उसकी और कोई औलाद न थी, सो उसने अपनी बेटी को अपने लिए किसी पैसे कमाने वाली मशीन की तरह समझा और यूं वो उसका घर बर्बाद करने पर आ गई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे पर वक्त समझाने पर मेरी बहन ने अपनी बेटी को भड़काना छोड़ दिया और यूं मेरी भांजी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। मैं आज भी अपनी बहन से इस बात पर नाराज़ हूँ कि उसने भांजी की शादी खुफिया तरीके से की, और वो भी एक ऐसे शख्स से जिसके पास सिवाय दौलत के और कुछ नहीं था। आपके ख्याल में क्या उसे ऐसा करना चाहिए था?